हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आई नो आप सबको इंडियन इकोनॉमी की प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आपने अपना सिलेबस इंडियन इकोनॉमी का कवर कर लिया है तो आप इन क्वेश्चन से रिविजन स्टार्ट कर सकते हो, और अगर किसी ने अभी तक इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है तो वो भी इन क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लोगे अच्छे से तो आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द स्टेग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल। जब हमारी कंट्री ब्रिटिश रूल के अंडर में थी तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ना वो स्टेगनेंट पोजीशन में था, मतलब उसकी ग्रोथ रुक गई थी। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, तो उसके कौन कौन से मेन कारण हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच मेक्स द इंडियन इकोनॉमी अ बैकवर्ड इकोनॉमी। डेमोग्राफिक कंडीशन आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे थी, विच मेक्स, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई थी। डेमोग्राफिक कंडीशन में हम ये पढ़ते हैं कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें कौन सी एज के कितने लोग हैं, ठीक है, बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, एजुकेशन कैसी है, लिटरेसी रेट कितना है, ये सब हम डेमोग्राफिक कंडीशन में पढ़ते हैं, और इन्हीं से हमें पता चलता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डू यू एग्री विद द व्यू दैट टू द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स was systematically destroyed under the British Raj? Support your answer with logical answer. तो इसमें आपसे पूछा गया डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हो इस स्टेटमेंट से, इस व्यू से कि जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट था ना उसको ब्रिटिशर्स ने सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड किया। अगर आप इस व्यू से एग्री करते हो तो आपको रीज़न बताने हैं कि आप क्यों एग्री करते हो। अगर एग्री करते हो तो क्यों करते हो, एग्री नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो। ठीक है, नहीं एग्री करने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है। तो क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ चलाई थी जिसकी वजह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो डिस्ट्रॉयड हो गया था। कौन कौन सी, जैसे डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी। उन्होंने क्या किया था, यहाँ से तो फ्री में रॉ मटेरियल लेके चले जाते थे, इंडिया का रॉ मटेरियल बाहर ले जाते थे फ्री में, उस पर कोई उन्होंने टैक्सेस, कोई ड्यूटी नहीं लगा रखी थी। ठीक है, इंडिया से एक्सपोर्ट ले जाते थे फ्री में सिर्फ रॉ मटेरियल, और बाहर से ब्रिटिशर्स जो गुड्स बनाते थे, ब्रिटिश इंडस्ट्री में जो गुड्स बनते थे ना वो भी फ्री में इंडिया के अंदर आते थे। उन गुड्स के इंपोर्ट्स पे कोई ड्यूटी नहीं थी। लेकिन जो इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट होते थे ना बाहर की कंट्रीज़ में, उन पे क्या किया, हैवी ड्यूटीज़ लगा दी थी ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी तो उनकी डिमांड कम हो गई। तो ऐसी और भी कुछ रीज़न है, मशीन मेड गुड्स की वजह से और डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी की वजह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो आपको इसके अंदर ये सारे रीजंस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक्सप्लेन द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के जितने भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो आपको आने चाहिए, पूछ सकते हैं आपसे, इसमें आपको एक्सप्लेन करने हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा जीडीपी। और जो आपकी बुक में दे रखे हो आपको सारे करने, आपसे सिंगल भी पूछ सकते हैं। एक आपको ये सारे जितने भी गोल्स हैं उनको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आपको इसमें कोई एसरेशन दे देंगे, ठीक है, तो एसरेशन क्वेश्चंस के लिए आपको टॉपिक का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस बताने, फीचर्स बताने हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारी जो वर्क फोर्स है कंट्री की कौन कौन से सेक्टर में काम करती है, प्राइमरी सेक्टर में कितने काम करते हैं, टर्शियरी सेक्टर में कितने काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में कितने काम करते हैं, ये सब बताना है और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। 6th क्वेश्चन है, व्हाट वर द पॉजिटिव इम्पैक्ट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वैसे तो ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा काम नहीं किया था, तो इसमें हमसे यही पूछा गया है कि क्या ऐसा कुछ काम किया था ब्रिटिशर्स ने जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ हो हमारी कंट्री के ऊपर। तो जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तब तक तो जो भी काम उन्होंने किया था उससे इंडिया को कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं मिला था।
लेकिन जब वो यहाँ से चले गए थे, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, तब जैसे उन्होंने रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद रेलवेज़ की वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली थी ब्रिटिशर्स से जाने के बाद। ठीक है, और भी 2-3 पॉइंट्स है, वो सारे आपको इसमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिया इज़ ऑफन कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड वाई। इंडिया को आउटसोर्सिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, क्यों माना जाता है ये आपको बताना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, गिव अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए थे उसको आपको क्रिटिकली असेसमेंट करना है, यानी जो प्रोग्राम्स चलाए थे ना उनसे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, दोनों आपको बताने हैं। जितने भी प्रोग्राम्स चलाए थे उनसे कोई फ़ायदा हुआ भी है या नहीं हुआ है, वो सारा आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में पूछ सकते हैं। 9th है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन gives birth to innovation, invention and technology improvement। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से स्टेटमेंट दे रखी है आपको, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इनोवेशन होती है, इन्वेंशन होती है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो तो आपको बताना है क्यों। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है, जिसके अंदर जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है उनको स्किल्स दी जाती है, उनको एबिलिटी दी जाती है इस चीज़ की कि वो इनोवेशन कर सके, यानी कि वो सोच सके चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो तो इसके आप सारे आपको रीजंस लिखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10th है, व्हाट आर द मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए थे वो आपको इसके अंदर बताने। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रिपरेशन करनी है, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी बुक के टॉपिक्स देखने हैं, तो दोनों वीडियोस मैंने बना रखी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी और इंडियन इकोनॉमी की। तो दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। 11th क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखना है आपको। ठीक है, शॉर्ट में पूछ सकते हैं इसको 3 मार्क्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12th है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट के सोर्सेज बताने हैं, 2 तरह के होते हैं, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल। दोनों का आपको पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं। अगर आपने सैम्पल पेपर पे ध्यान दिया हो तो जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी के अंदर उनको डिवाइड करके दिया हुआ है। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी दे सकते हैं और 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वो इसका मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क, इनफॉर्मलाइजेशन का मीनिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 14th है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। जो 2 सेक्टर होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, इनके अंदर वर्क फोर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे कि इकॉनमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर के अंदर कितने लोग काम करते हैं, कितनी वर्क फोर्स टर्शरी के अंदर काम करती है, कितनी सेकेंडरी के अंदर काम करती है। ठीक है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्क फोर्स से भी हो सकता है कि कौन से सेक्टर के अंदर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर कितनी ऐसी वर्क फोर्स है जो कि रूरल एरिया के अंदर काम करती है, कितनी ऐसी पॉपुलेशन है जो कि अर्बन एरिया में रहती है और वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर एंगेज्ड है। तीसरा इसके अंदर एक पॉइंट और आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स मेल एंड फीमेल वर्क फोर्स, कि हर एक सेक्टर के अंदर कितनी मेल वर्क फोर्स काम करती है और कितनी फीमेल वर्क फोर्स काम करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सप्लेन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपको आयुष को एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन देंगे तो आपको ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज बतानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है,
हेल्थ केयर इन इंडिया इज़ एन emerging चैलेंज ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे? हाउ? हेल्थ केयर कैसे इंडिया के लिए एक emerging चैलेंज बन रहा है, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ। तो हेल्थ केयर सेक्टर कैसे इंडिया के लिए एक चैलेंज बन रहा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है हॉटस्पॉट फॉर मेडिकल टूरिज्म, डिस्कस द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखी है हॉटस्पॉट फॉर मेडिकल टूरिज्म, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। मेडिकल टूरिज्म का क्या मतलब होता है कि दूसरी कंट्री के जो लोग हैं ना वो हमारी कंट्री के अंदर आ रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि शायद यहाँ पे बेटर क्वालिटी अवेलेबल होगी। अगर कोई अंडर डेवलप कंट्री है या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है तो वहाँ पे तो मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ही कम होती है, बहुत सारी बीमारियों का तो उनके पास इलाज नहीं होता। तो वो ऐसे में कहाँ पर आ सकते हैं? इंडिया के अंदर आ सकते हैं, या फिर डेवलप्ड कंट्री से भी इंडिया के अंदर लोग आ सकते हैं, क्योंकि कंपेरेटिवली लो कॉस्ट की वजह से। तो मेडिकल टूरिज़्म सेक्टर जो है इंडिया का वो बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, इसीलिए इसको बोला गया हॉटस्पॉट फॉर मेडिकल टूरिज़्म। इसको आपको एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 19 है कैरिंग एंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और केयरिंग कैपेसिटी को आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कंपेयर द इकॉनमी ऑफ इंडिया एंड चाइना विद रिस्पेक्ट टू। इंडिया और चाइना की इकॉनमी को कंपेयर करना है, जीडीपी साइज को कंपेयर करना है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, दोनों में ग्रोथ किस रेट से हो रही है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ और ग्रोथ स्ट्रक्चर को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इंडियन इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट है, उनकी वीडियो भी मैं जल्दी बना के डाल दूंगी, तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना। अगर आपको इकोनॉमिक्स में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के देखने हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।